गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज जानेंगे एक नया टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं, जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2-3 टॉपिक है जिससे मेजर टॉपिक है जिसे जानेंगे। सबसे पहला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिर किसे कहेंगे, इस टर्म को समझेंगे। उसके बाद आता है कि फैमिली प्लानिंग क्या है, कि फैमिली प्लानिंग को लाने की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि जनसंख्या विस्फोट, आखिर जनसंख्या इतनी तेज़ी से वृद्धि कर गई देश में कि उसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया है पूरी दुनिया में। तो इस कैसे वृद्धि कर गया, इसे किस तरीके से समझेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद आता है एक आरसेज प्रोग्राम। आरसेज प्रोग्राम क्या है, इन चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद एक आता है एमनियोसेंटेसिस, सेक्स डिटर्मिनेशन, लड़का या लड़की इलीगल है इलीगल, इस चीज़ को समझेंगे। ये आखिर क्यों बैंड किया गया इंडिया में, एमनियोसेंटेसिस, इस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक टॉपिक को। सबसे पहला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कोई भी इंसान रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों कहेंगे, उस किस इंसान को रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों कहेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, उस चीज़ों को समझेंगे। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जिसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। उसके अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कि कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अच्छा हो तो उसे रिप्रोडक्टिवली हेल्थी कहेंगे। मतलब फिजिकली, मेंटली एवं सोशल बिहेवियर, सोशल रूप से कोई भी इंसान कितना अच्छा है, उसे, अगर वो इंसान अच्छा है तो उसे रिप्रोडक्टिवली हेल्थी इंसान कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी इंसान फिजिकली फिट किसे कहेंगे, कोई भी इंसान अगर उसका पूरा फिजिकली शरीर में कोई भी अंग अगर नुकसान ना हो तो उसे फिजिकली फिट कहेंगे। लाइक अगर किसी भी इंसान में कहीं कहीं आप देखे होंगे किसी इंसान का एक हाथ काम नहीं करता, एक हाथ सूखा हुआ होता है, पोलियो मार देता है, जिसे पोलियो मार देता कहते हैं, उसे उन्हें लकवा मार दिया होता है। किसी किसी का पैर सूखा होता है, एक पैर में बल नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें जो होती है तो उसे वो फिजिकली फिट नहीं होते। किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, किसी का पैर नहीं काम नहीं कर रहा, किसी का देखिएगा कि पैर छोटा होता है और शरीर बड़ा होता है, तो ये जो होता है फिजिकली फिट नहीं होते। तो इस इंसान को फिजिकली फिट नहीं है। तो दूसरा टर्म है कि शारीरिक रूप से तो हो गया। उसके बाद मानसिक रूप से फिट क्या होता है, कोई के इंसान मानसिक रूप से स्टेबल नहीं होते, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं। वो क्या करते हैं कि कहीं भी चलते चलते, अब देखे होंगे पागल की तरह करते हैं कि उसके हाथ वगैरह कंट्रोल नहीं होते हैं, फिजिकली मेंटली फिट नहीं होते। किसी किसी को चलते चलते देखेंगे ऐसे मार देता है, किसी किसी को चलते चलते पैर ऐसे कर देगा, कहीं पे देखिएगा किसी को पत्थर फेंक देता है। तो इस तरीके से वो मेंटली फिट नहीं होता है, तो इस इंसान को भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं मानेंगे। उसके बाद एक टर्म होता है कि सोशल रूप से, सामाजिक रूप से किस तरीके से वो अच्छे हो सकते हैं। कोई इंसान देखिएगा कि हमेशा झगड़ा करते रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी के साथ मारपीट वगैरह करते रहेंगे, उसका समाज में किसी के साथ तालमेल नहीं होते हैं सही से, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, किसी को गाली गलौज करते रहेंगे। तो इस प्रकार के इंसान को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंसान नहीं कहेंगे। कोई रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंसान किसे कहेंगे, जो फिजिकली, मेंटली एवं सामाजिक रूप से अच्छा हो, उसे ही रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंसान कहेंगे। इस टर्म को समझ गए होंगे आयोग। उसके बाद समझते हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या है। फैमिली प्लानिंग को समझने से पहले समझेंगे कि जैसे हो गया जनसंख्या विस्फोट क्या चीज़ है, इसको समझेंगे। इसको समझने से पहले एक कहानी के थ्रू हम समझाएंगे, क्योंकि कोई भी अगर डिजिट नंबर बोल देंगे तो आपको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फील नहीं आएगा। फील दिलाने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मान लेते हैं सन 1900 ईस्वी में एक राजा धरती पर आता है। सन 1900 ईस्वी में एक राजा धरती पर आता है। सन 1900 ईस्वी में एक राजा धरती पर आता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। उनमें से राजा एक दिन ऐलान करता है, ये दुनिया है मान लेते हैं, पूरी दुनिया में छोटे छोटे 195 देश है, वेरीफाइड 195 देश है। उनमें से एक देश इंडिया है। एक राजा पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है, और तभी पूरी दुनिया की जनसंख्या होती है 160 करोड़। 160 करोड़ जनसंख्या पूरी दुनिया की होती है। एक दिन राजा ऐलान करता है पूरी दुनिया में, सन 1900 ईस्वी में, कि पूरी दुनिया की जितने भी लोग हैं सब एक छोटे देश इंडिया में जाकर बैठेंगे। लिटरली शॉकिंग है कि इतनी सारी जनसंख्या पूरी दुनिया की एक छोटे से देश इंडिया में जाकर कैसे बैठेंगे। बहुत भयानक बात है। राजा का ऑर्डर है, मानना पड़ेगा भाई। सब लोग चलना शुरू कर देते हैं, पूरी दुनिया के लोग 160 करोड़ लोग इंडिया आ जाते हैं। अब समझ सकते हैं कितनी भयानक जनसंख्या इंडिया में होगी। पूरी दुनिया की जनसंख्या इंडिया आ जाती है, इंडिया में 160 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है, कितनी बेरोजगारी होगी, समझ सकते हैं। तो मैं इस कहानी को क्यों सुना रहा हूँ कि पूरी दुनिया में एक राजा हुकूमत करता है सन 1900 ईस्वी में, तभी पूरी दुनिया की जनसंख्या 160 करोड़ होती है, और पूरी दुनिया में राजा ऐलान करता है कि सभी लोग 160 करोड़ लोग इंडिया में जाकर बैठेंगे। तो लिटरली शॉकिंग है। तो इस चीज़ का कहानी का मतलब यही है कि इस बात को अगर मैं बोल रहा हूँ कि सन 1900 ईस्वी में पूरी दुनिया की जनसंख्या इंडिया पे आएगा, तो एक इमेजिन करना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी जनसंख्या। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, महज 150 साल बाद 2050 तक
इंडिया की जनसंख्या 160 करोड़ होने जा रही है। जब पूरी दुनिया की जनसंख्या 1900 में 160 करोड़ है, वही महज 150 साल बाद इंडिया की जनसंख्या 160 करोड़ होने वाली है। समझ सके किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हुआ, जिसे विस्फोट का नाम देना तो तय था। इतनी जनसंख्या वृद्धि हुआ, तो इस चीज़ को आई होप समझ गए होंगे आप। तो पूरी दुनिया में सन 1900 ईस्वी में 160 करोड़ जनसंख्या थी। उतना ही जनसंख्या लगभग 1950 में अभी इंडिया के होने वाली है। आज़ादी के टाइम 1950 में इंडिया की जनसंख्या जो है तो 35 करोड़ है। आज़ादी के टाइम 1950 में 35 करोड़, मात्र 35 करोड़। और वहीं पे मात्र 35 करोड़ जनसंख्या है। वहीं पे इंडिया की जनसंख्या जो है 2024 में 142 करोड़ हो जाती है, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। 124 साल के बाद 4 गुना इंक्रीज हो जाती है। 1950 से लेकर 2024 में 142 करोड़ हो जाती है 35 करोड़ से। तो किस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है, समझ सकते हैं। तो इतनी जो जनसंख्या बढ़ी अचानक से, तो इसे विस्फोट का नाम दे दिया गया। जनसंख्या एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम दे दिया गया। तो इतना जनसंख्या वृद्धि हो गया, सरकार को आइडिया था सर, सरकार को अनुभव लग गया सन 1950 में ही कि जनसंख्या वृद्धि होने वाला है। सरकार ने अपना एक स्टेप कदम उठाना शुरू किया। 1950 में ही सबसे पहला देश इंडिया बन गया पूरी दुनिया में जो फैमिली प्लानिंग शुरू किया। फैमिली प्लानिंग जैसे वर्ड को लेकर आया, पूरी दुनिया में पहला देश इंडिया 1951 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग लेकर आया। 1951 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग लेकर आए। सरकार को लग गया था कि इस तरीके से वृद्धि होने वाला है। सरकार ने चालू किया फैमिली प्लानिंग के बारे में, लोगों को बताना शुरू किया। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के पास यही थी कि एक छोटे छोटे गांव तक किस तरीके से अपने बात को पहुंचा जाए। सरकार ने फैमिली प्लानिंग के तहत स्लोगन चलाया, मोटिवेट करना स्टार्ट किया लोगों को कि हम दो हमारा दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरीके से स्लोगन नारा चलाना स्टार्ट किया। लेकिन सरकार का एक ही सबसे बड़ा चुनौती था कि लोगों तक पहुंचाया जाए कैसे, क्योंकि आज की तरह इतनी सारी इंटरनेट, इतनी हर किसी के पास मोबाइल, इस तरीके से रिसोर्सेज नहीं थे। सिर्फ पहले एक रेडियो हुआ करता था, सन 1900 से लेके लगभग 2000 के दशक तक एक रेडियो टीवी हुआ करता था, वो भी महज किसी किसी के पास, इतनी सारी नहीं हुआ करती। तो सरकार का एक ही चुनौती था कि लोगों तक किस तरीके से इतनी जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात किया जाए, किस तरीके से अपने बात को पहुँचा जाए, सबसे बड़ा चुनौती था। सरकार ने तो फैमिली प्लानिंग लेकर आ गया। सरकार ने स्लोगन भी दे दिया, हम दो हमारा दो, मतलब कपल, माता पिता एवं उसके 2 ही बच्चे हों, तो इस प्रकार से नारा लेकर आया। उसके बाद छोटा परिवार सुखी परिवार, इस प्रकार का नारा लेकर आए। तो फैमिली प्लानिंग 1951 में आए। उसके बाद इस चीज़ को समझ गए होंगे, फैमिली प्लानिंग लेकर आए। उसके बाद एक चीज़ को समझते हैं कि फैमिली प्लानिंग को ही मोटिवेट किया, सरकार ने मॉडिफाई किया और RCH प्रोग्राम लेकर आया। क्योंकि RCH प्रोग्राम लाने का उद्देश्य क्या था? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम, इसका लाने का उद्देश्य था ये कि एक तरफ तो सरकार फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे, जनसंख्या को कंट्रोल करने का बात कर रहे थे, वहीं सरकार के पास चुनौती यह भी थी कि मेडिकल फैसिलिटी दुनिया में, मेडिकल फैसिलिटी भारत में बढ़ाया जाए, लोगों को रोगों से बचाया जाए। क्योंकि पहले बहुत भयानक रोग आया करते थे, जिस टाइम वैक्सीन इतनी पॉपुलर नहीं थी। टीबी से ट्यूबरकुलोसिस टीबी से हो गया, न्यूमोनिया से हो गया, जॉन्डिस हो गया, इस सब से जो होता है बहुत सारे खतरनाक बीमारी फैलती थी, शहर के शहर उजड़ जाते थे। सरकार के पास चुनौती थी कि मेडिकल फैसिलिटी बेटर किया जाए। और सरकार ने एक चीज़ किया कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम लाया। क्योंकि उस टाइम जो होते हैं मदर और बच्चे का मदर, कोई प्रेग्नेंट मदर बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी मृत्यु बहुत ज़्यादा होती थी। मदर की भी मृत्यु हो जाती थी और बच्चे का भी मृत्यु हो जाती थी। तो छोटे बच्चे का बहुत ज़्यादा मृत्यु होने लगा। तो सरकार ने देखा, बहुत सारे रिसर्चेज हुआ, मेडिकल फैसिलिटी थोड़ा वृद्धि होने लगा। इस प्रकार से सरकार को लगा कि नहीं, एक अच्छा सा प्रोग्राम लेकर आना चाहिए जिससे एक छोटे बच्चे का भी ध्यान रखा जाए, और कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसका भी ध्यान रखा जाए, और प्रेग्नेंट महिला प्रेगनेंसी में है तो उसका भी अलग से ख्याल रखा जाए। एंड फिर प्रेग्नेंट होने के चाइल्ड बर्थ होने के बाद, चाइल्ड बर्थ होने के बाद तीनों अवस्था का ध्यान रखा जाए। तो सरकार ने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम लाया। इसमें सबसे पहला बहुत सारे कंबाइंड सिस्टम में सरकार ने इसमें बहुत सारा चीज़ें डाल दिया एक साथ। सरकार ने पहले तो ये किया कि सेक्स रिलेटेड एजुकेशन, सेक्सुअल रिलेटेड एस्पेक्ट जितनी चीज़ें थी, इस चीज़ों को अवेयरनेस फैलाया जाए, बहुत मास लेवल पर छोटे छोटे गांव तक फैलाया जाए। इसके लिए सरकार ने रेडियो पेपर एंड वीडियो जैसे चीज़ों का सहायता लिया। सरकार खुद एडवर्टाइजमेंट करने लगा
और कुछ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाने लगा। सरकार इसमें बहुत पैसा भी खर्च करती थी। सरकार ने धीरे धीरे ये किया कि कोई भी प्रेग्नेंट मदर है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाए। उसके बाद सरकार ने सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया। सरकार ने स्कूलों में सेक्स एजुकेशन जैसे पार्ट को इंक्लूड किया। उसके बाद सरकार ने ज़्यादातर पहले बच्चे के पास मोबाइल हुआ नहीं करता था, और इन सब चीज़ें समझते भी नहीं आता था किसी को। सेक्स रिलेटेड एजुकेशन के बारे में अगर रेडियो में बोला जाता था, बहुत वर्ड, ये सब वर्ड समझ नहीं आता था। तो ये सब वर्ड के लिए बड़े बड़े इंसान ही समझ सकते थे, जैसे बड़ा आदमी लाइक फादर हो गया, मदर, पेरेंट हो गया। उसके बाद कोई रिलेटिव्स, दोस्त बड़े बड़े होते हैं, वही उन्हीं को समझ में आता था। तो सरकार ने कहा कि कोई भी पेरेंट जो है उनके बच्चों को समझाएंगे, एजुकेशन देंगे। कोई भी बच्चा को स्कूल में टीचर समझाएंगे। उसके बाद कोई भी बच्चा जो होता है अपने फ्रेंड सर्कल में उसे अपना एजुकेशन देंगे। तो इस प्रकार से सरकार ने बहुत सारा एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन पर काम किया। सरकार ने इस चीज़ों को देखा कि इसमें लोगों को बताया जाए कि सेक्सुअल हाइजीन किस तरीके से मेंटेन किया जाए, क्योंकि सेक्सुअल रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत सारे जेनेटिक बीमारियां बहुत सारे होती हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल रिलेशन के दौरान बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, बहुत भयानक डिजीज हो जाते हैं। उसमें से एक एड्स होता है, जो HIV बहुत फेमस, आप लोग जानते होंगे। एड्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इन चीज़ों से कैसे बचना है, इन चीज़ों को के लिए अवेयरनेस फैलाया सरकार ने, उसको भी RCH प्रोग्राम के अंदर डाला। उसके बाद एक चीज़ कॉमन हो गया था, तभी इन सब चीज़ों को समझ डाला। उसी में एक चीज़ आता है एम्नियोसेंटेसिस। एम्नियोसेंटेसिस क्या है? इसमें आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। एम्नियोसेंटेसिस, जब कोई भी मदर प्रेग्नेंट होती है, उसके गर्भाशय में जब बच्चा पल रहा होता है, इम्ब्रायो कंडीशन में होती है, बच्चा इस तरीके से इम्ब्रायो कंडीशन में होती है। तो एक एम्नियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया ऐसा था, इसको इसलिए डेवलप किया गया था कि कोई जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई बच्चे के अंदर अगर जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है, लाइक डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, इस तरीके से बहुत सारी बीमारियाँ होती थी जेनेटिक डिसऑर्डर। तो उस बीमारियों को जानने के लिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उस बीमारियों को जानने के लिए जो होता है एम्नियोसेंटेसिस किया जाता था। एम्नियोसेंटेसिस करने से सेल्स जो होते हैं, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के संख्या को एनालिसिस किया जाता है, एवं उसमें देखा जाता है कि कौन सी बीमारी होती है। एक डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल लेते हैं, जिनमें क्रोमोसोम संख्या 21 पर, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम संख्या 21 पर जो होता है 3 जनरली पेयर में क्रोमोसोम पाया जाता है, तो उसमें 3 क्रोमोसोम पाया जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है, जिस कारण से जो होता है डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम होने से बच्चे नाटा हो जाते हैं, वो थोड़ा भद्दा टाइप का हो जाता है, उसका माथा, सिर जो होता है बड़े हो जाते हैं, उसका जीभ बड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को जानने के लिए एम्नियोसेंटेसिस प्रक्रिया लाया गया। एम्नियोसेंटेसिस प्रक्रिया में क्या करता है, गर्भाशय में जो पल रहा होता है भ्रूण, पेट में माँ का, तो उस पेट में जो होता है इंजेक्शन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। मतलब बच्चा जिसके अंदर होता है एक पॉलीथीन लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है पानी की तरह, उसके अंदर जो होता है एक इम्ब्रायो तैरता रहता है, मतलब इम्ब्रायो जो होता है फ्लूइड के अंदर रहता है। तो फ्लूइड रहता है, फ्लूइड का मेन क्या होता है इसका, कि इसको प्रोटेक्शन देता है इम्ब्रायो को। मतलब अगर कोई भी मदर है कहीं भी जा रहा है, अगर कहीं चोट लग जाती है, तो ये फ्लूइड क्या करता है, उस चोट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब चोट यहाँ तक पहुँचने नहीं देता है इम्ब्रायो तक। इधर अगर चोट लगेंगे तो इम्ब्रायो थोड़ा इधर आ जाएंगे, फ्लूइड थोड़ा ऐसे जंप करेंगे, जिस कारण से चोट को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पे चोट लगने से बचाता है एमनियोटिक फ्लूइड। दर्भ होता है एक प्रकार का, दर्भ होता है एमनियोटिक दर्भ। तो पॉलीथीन में एमनियोटिक दर्भ होता है। तो इस दर्भ को जो होता है इंजेक्शन के द्वारा, पेट में इंजेक्शन के द्वारा, यहाँ से यूट्रस से जो होता है डॉक्टर लगभग 30 से 50 ml दर्भ निकाल लेता है। दर्भ में क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं। जब इम्ब्रायो ग्रो कर रहा होता है तो छोटे छोटे सेल्स, इसमें भी छोटे छोटे सेल्स हो जाते हैं इम्ब्रायो का। तो उस सेल्स का एनालिसिस किया जाता है, क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है, और क्रोमोसोम उसमें से सेल्स में ही क्रोमोसोम का एनालिसिस किया जाता है एवं लिंक क्रोमोसोम को देख लिया जाता है, जिससे लिंक क्रोमोसोम को देखने से पता चल जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंक क्रोमोसोम देखने से पता चल जाता है कि ये लड़का है लड़की है। अगर उसमें XX हुआ तो वो लड़की है, अगर उसमें लिंक क्रोमोसोम में अगर XY पाया गया तो वो लड़का है। तो इस तरीके से जो है इम्ब्रायो कंडीशन में ही लड़का है या लड़की है, इस तरीके से पता लगा लिया जाता था। तो पहले क्या होता था कि इंडिया में ही बहुत सारे जगह, बहुत सारे स्टेट में लड़कियों को अपनाते नहीं थे, लड़कियों को नहीं लेता, लड़कियों को बोझ माना जाता था, कि अगर पता चल गया कि ये लड़की है तो उन्हें पेट में ही एबॉर्शन करवा दिया जाता था, मार दिया जाता था पेट में। तो इस
तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन करने से लड़का है लड़की, तो लड़की को अगर पता चला कि लड़की है पेट में ही, तो उन लड़की को मार दिया जाता था। इस तरीके की मेंटल थी। तो मार देने से समाज में क्या होने लगा कि धीरे धीरे समाज में फीमेल फेटिसाइड्स होने लगा, मतलब फीमेल की रेशियो घटने लगी, मेल से फीमेल की रेशियो घटने लगा, जिसे फीमेल फेटिसाइड्स कहते हैं। घटने लगा तो सरकार ने सोचा कि ये बहुत गलत हो रहा है, फीमेल की रेशियो घट रहा है धीरे धीरे मेल से, तो इसे एमनियोसेंटेसिस को इलीगल कर दिया गया। इसे अभी इंडिया में बैन कर दिया गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। इसे एक ही कंडीशन पर लीगल रखा गया कि इसमें सिर्फ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ही चेक किया जा सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम या फिर हीमोफीलिया जैसे बीमारी का ही जांच किया जा सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता। और सेक्स डिटर्मिनेशन करते हुए पकड़ा गया, लिंग जांच करते हुए पकड़ा गया कोई डॉक्टर, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, तो इस प्रकार उसका सजा भी होगा। तो एमनियोसेंटेसिस को बैन भी कर दिया गया, लीगल अभी इलीगल कर दिया गया इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो इसको समझ गए होंगे कि एमनियोसेंटेसिस क्या होती है। एक बार ब्रीफ में समझते हैं। एमनियोसेंटेसिस मदर के गर्भाशय में एम्ब्रायो पल रहा होता है। एम्ब्रायो एक थैली लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें फ्लूइड पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज से सक कर 50 ml द्रव निकाल लिया जाता है, जिसमें सेल्स पाया जाता है। सेल्स का क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है एवं इसमें लिंग से अगर महिला होती थी तो पहले उसे डेट मार दिया जाता था पेट में। इस कारण से एमनियोसेंटेसिस को अभी इंडिया में बैन कर दिया गया सरकार। तो इस प्रकार एमनियोसेंटेसिस को समझ गए होंगे। तो ओवरऑल आपको समझ में होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहेंगे। कोई भी इंसान शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अच्छा हो तो उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहेंगे। उसके बाद फैमिली प्लानिंग 1951 ईस्वी में सरकार ने लाया। उसके बाद हम दो हमारा दो, छोटे परिवार सुखी परिवार, इस तरीके का जो होता है स्लोगन चलाया गया। जनसंख्या विस्फोट अभी सन 1900 में 160 करोड़ था, 1950 में 35 करोड़ था, वहीं 4 गुना इंक्रीज होकर 142 करोड़ 2024 में हो गया जनसंख्या। इतना जनसंख्या विस्फोट हुआ, जनसंख्या बढ़ा। वहीं पे एक अगर डाटा आपको दिखाते हैं कि जब हम लोग का देश में 1950 में 35 करोड़ जनसंख्या थी, तभी चाइना में 55 करोड़, हमसे लगभग 1.5 गुना जनसंख्या थी चाइना में। तभी चाइना एक नंबर में था, 1.5 गुना जनसंख्या थी। अभी चाइना में जनसंख्या हमसे कम हो गई, तभी 55 करोड़ थी, अभी 141-40 करोड़ जनसंख्या चाइना में हमसे कम हो गया। तो जनसंख्या भी इंडिया की सबसे ज़्यादा दुनिया में है, जनसंख्या में एक नंबर दुनिया में इंडिया हो गया। समझ में आ गया। आरसीएच प्रोग्राम 1997 में आरसीएच प्रोग्राम को लाया गया, फैमिली प्लानिंग को ही मॉडिफाई करके आरसीएच प्रोग्राम में सेक्स रिलेटेड जागरूकता फैलाया गया पूरे देश में। रेडियो वीडियो पेपर के द्वारा सहायता लिया सरकार और सेक्सुअल एजुकेशन को बढ़ावा दिया। उसके बाद प्री पेरेंटल एवं पोस्ट नेटल केयर, मतलब बच्चे को मदर जन्म देने से पहले एवं प्रेगनेंसी के दौरान एवं मदर बच्चे को जन्म देने के बाद उसका बच्चे का केयर करना, उसको केयर करना, उसको अवेयरनेस फैलाया गया। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाया गया। उसके बाद एमनियोसेंटेसिस समझ गए होंगे। तो इस प्रकार ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद चीज़ों को इसके बाद फैमिली प्लानिंग तो हो गया। फैमिली प्लानिंग में एक समझते हैं कि यहाँ पे 20 से 35 साल लिख के रखें। तो इसको चलिए आगे टॉपिक में समझते हैं। आगे अब समझेंगे कि इतना तो जनसंख्या वृद्धि हो गया, आखिर जनसंख्या इतनी वृद्धि हो गया तो इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सरकार ने एडवर्टाइजमेंट किया कि छोटा परिवार तो करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, इसको किस तरीके से रोकना है, कंट्रोल करना क्या है, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, किस तरीके से आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करके आप अपने बच्चे का परिवार को छोटा कर सकेंगे। अभी 1 मिनट के लिए हम हटेंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो होता है जनसंख्या नियंत्रण मेथड्स के बारे में जानेंगे।